यकीन हो तो रास्ता भी निकलता है, हवा की ओट लेकर चिराग भी जलता है। मंजूर हाशमी साहब के शेर के साथ आज देश की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश किया। नमस्कार, आपका पसंदीदा शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने दावा किया कि अर्थव्यवस्था 5 साल में 1.8 ट्रिलियन डॉलर से 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है और इस साल इसे 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। मगर बजट से किसे क्या मिला, किसकी उम्मीदें पूरी हुई और किसके अरमानों पर पानी फिरा, ये बड़ा सवाल है। मोदी ने चंद घंटों पहले ओबीसी सांसदों के बीच बजट के क्रांतिकारी होने का दावा किया था। आज देश का सवाल में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि निर्मला सीतारमण का ये बजट देश के कितने बड़े क्रांति ला पाएगा। मगर पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। देश की पहली महिला वित्त मंत्री का पहला बजट और उनका ये शायराना अंदाज। बजट पर संसद में खूब तालियां बजी, मगर क्या संसद के बाहर भी इस बजट पर वैसी ही तालियां बज रही हैं? क्या वो लोग खुश हैं जो कई दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे? नॉर्मल लोगों का तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। ऐसे भी गवर्नमेंट पहले से मतलब बढ़ा रहा है, अभी एक्साइज भी बढ़ाएगा तो हम लोगों के लिए मुश्किल ही होगा। अभी 1 रुपये का फी से कोई एक्साइज या डिविजन लोग का फी से बढ़ाएगा तो हम लोग का तो अभी जीना मुश्किल हो रहा है। और क्या बोलेंगे उसका बारे में? सरकार के दावे और लोगों की उम्मीदों में कितना फासला है, ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि बजट से किसको क्या मिला। सबसे पहले बात टैक्स पेयर्स की। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, मगर अब अमीरों को पहले से ज्यादा टैक्स चुकाना होगा। 2 से 5 करोड़ की कमाई पर 3% सरचार्ज लगेगा और 5 करोड़ से ज्यादा कमाई पर 7% सरचार्ज देना होगा। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए 2022 तक हर किसी के पास अपने घर का लक्ष्य तय किया है। 2022 तक देश में 1 करोड़ 95 लाख घर बनाए जाएंगे। घर खरीदने पर टैक्स में छूट की सीमा भी बढ़ा दी गई है। होम लोन पर टैक्स छूट 2 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख कर दी गई, जिससे 15 साल के ईएमआई पर खरीदार को 7 लाख रुपए का फायदा होगा। सवाल है कि क्या होम लोन में टैक्स छूट से रियल एस्टेट में क्रांति आएगी? निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद संसद में बजट पेश करने वाली दूसरी महिला मंत्री बन चुकी हैं, जिन्होंने ऐलान किया कि हर जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों का विस्तार किया जाएगा। महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत 1 लाख तक का लोन मिलेगा और जनधन खाते में महिलाओं को 5,000 के ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। फॉर एवरी वेरीफाइड वुमन एसएचजी मेंबर हैविंग अ जनधन अकाउंट an overdraft of 5,000 shall be allowed. Again, one woman in every SHG, which is spread all across the country, one woman in every SHG will also be made eligible for a loan up to 1 lakh under the Mudra scheme. मोदी सरकार युवाओं की पहली पसंद है और खुद पीएम मोदी भी युवाओं के बेहतर भविष्य में देश के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं। मगर युवाओं को इस बजट से क्या मिला? बजट में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने का ऐलान हुआ है। भारत को शिक्षा हब बनाया जाएगा। उच्च शिक्षा में ज्ञान योजना की शुरुआत की जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। विदेशी छात्रों के लिए स्टडी इन इंडिया की शुरुआत करेगी सरकार और स्टार्टअप्स के लिए शुरू होगा विशेष टीवी चैनल। इट इज एक्सपेक्टेड दैट देयर शैल बी लेस डिस्प्यूट्स। We propose, again sir, this is an interesting idea, I wish to draw your attention. We propose to start a television program within the DD bouquet of channels, exclusively for... सत्ता में आने के बाद ही मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया और दूसरी बार सत्ता में आते ही सभी किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए देने का ऐलान भी कर चुके हैं। वित्त मंत्री ने कहा, अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए कई कार्यक्रम हैं। कोऑपरेटिव के जरिए डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि संरचना में बड़े निवेश का लक्ष्य है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जीरो बजट फार्मिंग पर जोर दिया जाएगा। अगले 5 सालों में 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे।
अब ये देखिए कि बजट के दौरान वित्त मंत्री ने क्या दूसरी बड़ी बातें कही और क्या दूसरे बड़े ऐलान किए। देश में हर साल 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। इंश्योरेंस में 100% विदेशी निवेश का फैसला। रेलवे को 2030 तक हर साल 1,50,000 करोड़ से 1,60,000 करोड़ दिए जाएंगे। 59 मिनट में एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा 1 करोड़ का लोन। बिजली के लिए वन नेशन वन ग्रिड प्लान का ऐलान। 2022 तक हर घर तक बिजली और एलपीजी। 2024 तक हर घर में पानी पाइपलाइन के जरिए पानी। 5 साल में 1.25 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य। पेट्रोल डीजल पर ₹1 का अतिरिक्त सेस लगेगा। सोने पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़कर 12.5% हुई। अब आधार कार्ड के जरिए भी इनकम टैक्स भरा जा सकता है। एनआरआई को अब आधार कार्ड मिलेगा। सरकार 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के नए सिक्के भी जारी करेगी। ये मोदी सरकार के न्यू इंडिया का बजट है। सरकार ने अगले 10 साल का खाका खींच दिया है, लेकिन सरकार की नई क्रांति के दावों की अग्नि परीक्षा दिल्ली में नहीं बल्कि दूर दराज के गांव में होगी, जो मोदी सरकार की बड़ी जीत के बाद बड़ी उम्मीदें पाले बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि ये गरीबों को बल और युवाओं को खुशहाल कल देने वाला बजट है। दिखाई देता ये देश को समृद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इस बजट से टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा। पिछले 5 वर्ष हमारी सरकार ने गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित को सशक्त करने में, एम्पावर करने के लिए अनेकविध कदम उठाए। अब अगले 5 वर्षों में यही एम्पावरमेंट उन्हें देश के विकास का पावर हाउस बनाएगा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी कि 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा देश को इसी पावर हाउस से मिलेगी। नारी तू नारायणी है। नारी, अगर तेरा सुधार नहीं होगा तो दुनिया का कल्याण कैसे होगा। अंतरिम बजट जब पेश हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 फिल्मी गानों का जिक्र किया था जो मुझे स्मरण आता है। एक तो था हमें आंख की लड़ाई मार गई, दूसरा यार की जुदाई मार गई, तीसरा हमेशा की तरह तन्हाई मार गई और चौथा था खुदा की खुदाई मार गई। इसके अलावा अगर बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। और इसके साथ साथ उन्होंने एक लाइन का जिक्र किया था, अगर डायन महंगाई खाए जात तो क्या हो। तो आज इसी पर मचा है बवाल कि आज के इस बजट के बाद क्या अब सवाल है कि महंगाई कम हो जाएगी। इसी को लेकर मैं आया हूं आज का देश का सवाल। लेकिन उसके पहले फिर मैं एक बार अपने तमाम पैनलिस्ट से ये आग्रह करना चाहता हूं कि सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सकें और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सके। तो आइए, आप सबका स्वागत है देश का सवाल में और हम शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है तमाम वो पैनलिस्ट। चूंकि आज महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है तो हम पहली शुरुआत करते हैं हमारी महिला गेस्ट जो आई हैं, मीनल पाठक जो कि सामाजिक कार्यकर्ता, और मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर एस.के. दत्ता जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, गौरव अग्रवाल जो टैक्स एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में है रविंदर गुप्ता साहब जो कि बैंकर हैं, बताएंगे कि आखिर अर्थव्यवस्था को अब कितनी रफ्तार मिलेगी, और मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में सचिन भल्ला स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मैं मीनल आपसे, कैसा लगा आपको बजट? बहुत ही बढ़िया। आप देखिए आज तक जितने भी बजट्स आए उनमें पॉलिसी लेड ग्रोथ था। ये एक ऐसा बजट है जिसके अंदर इस वुमेन के एम्पावरमेंट को लेकर उसकी फैसिलिटेशन के लिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो, जैसे आप देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो बातें हुई हैं, विच इज नॉट, हम पॉलिसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिससे जो जो कागजी बातें नहीं है
जो असली में वुमेन को एम्पावर करेंगी। आप ये देखिए कि तकरीबन 50% जो पॉपुलेशन है वो वुमेन पॉपुलेशन है। अगर वो वुमेन पॉपुलेशन भी वर्कफोर्स में आ जाए तो ऑब्वियसली जो ये हमारा टारगेट है 2025 तक वो अचीवेबल हो जाएगा। तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो लोन को फैसिलिटेट किया गया है और जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, वो डेफिनेटली वुमेन को और कारगर बनाने के लिए, लेबर फोर्स में आगे और निकलने के लिए बहुत हेल्प करेगा। एंड वुमेन एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को देख पाएगी। वो अपने कामकाजी, अपने घर के कामकाज को छोड़ के बाहर निकल पाएगी और कुछ ऐसे काम कर पाएगी जिसके लिए उसका पूरा खानदान उसके लिए प्राउड फील करेगा। हाँ, आमतौर पर मीनल ये भी माना जाता है कि घर का जो घर खर्च होता है उसका हिसाब किताब भी महिला रखती है। तो उस बही खाते को आप कितना समझ पाएंगे जो निर्मला सीतारामन ने आज पेश किया? देखिए, जो बजट है वो ऑब्वियसली अभी तो आया है, उसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। मेरे साथ डॉक्टर एसके दत्ता जुड़े हैं, जो कि 3-4 दिन पहले मेरी जानकारी कहती है डॉक्टर दत्ता कि आपकी वित्त मंत्री से मुलाकात हुई थी। आज मैं आपसे जानना चाहूंगा वो लाल पोटली का राज क्या है? ब्रीफकेस से आज परहेज क्यों रखा गया? आपसे कुछ बात हुई थी? इस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा मैं, पर हाँ, आपने एक महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है कि लाल पोटली का राज क्या है। मैं समझता हूं कि हमारे देश के परंपरा के हिसाब से ये बोई खाता जो है या फिर जो लाल किताब है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहीं ना कहीं पे एक तरह से आर्थिक सशक्तिकरण के तरफ दिखाता है ये बोई खाता। त्रिमूर्ति यानी कि जो तीनों शक्ति है, तीनों शक्ति के रूप है ये बोई खाता। पहला तो है कि आदि शक्ति, देवी शक्ति, माँ दुर्गा का एक पावर के हिसाब से इसको देखा जाता है। उसके साथ साथ विद्या देवी या फिर विद्याधारिणी सरस्वती माँ का भी, क्योंकि लेखा जोखा होता है बोई खाता में, तो विद्या का एक बहुत महत्वपूर्ण अहमियत होता है। और उसके साथ साथ महालक्ष्मी या फिर माँ लक्ष्मी का एक रूपरेखा के हिसाब से माना जाता है। जी, और महिला को हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार डॉक्टर नारायणी भी घर की लक्ष्मी और नारायणी कहा जाता है। नारायणी भी कहा जाता है। डॉक्टर दत्ता, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे बहुत सारी बातें करनी है कि आपकी मुलाकात में क्या क्या निकला था। इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, बही खाते की बात तो हो गई, लेकिन आमतौर पर मध्यम वर्ग ये मान रहा है कि मध्यम वर्ग की भावनाएं बह गई और कंपनियों का खुला खाता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए बहुत कुछ किया है सरकार ने। आप देखिए, 1.5 करोड़ व्यापारियों को 3,000 रुपए का, 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों को 3,000 रुपए की पेंशन स्कीम सरकार ने दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी चीजें की है। वेयर हाउसिंग के लिए ग्रिड बनाया है, वन पावर ग्रिड बनाया है। लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए 1.5 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट को बढ़ा के 3 लाख तक का इंटरेस्ट पे छूट की बात की है। और उसमें जो बहुत सारी चीजें जो सरकार ने मध्यम वर्ग और छोटे वर्ग के लिए सरकार ने अपने इस बजट में की हुई है। और अगर जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की बात सरकार ने की है 5 साल में, तो उसमें सबसे ज्यादा आम लोगों को फायदा होगा। उसके लिए पूरी तरह से जो सरकार ने कार्य किए हैं, तो मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग, कृषि क्षेत्र के लोगों के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, और यह जो आप कह रहे हो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी उन इंडस्ट्रीज को ये टैक्स कम किया। पहले 250 करोड़ के टर्नओवर वाले थे, उनको 400 करोड़ तक के टर्नओवर को 25% का टैक्स स्लैब किया है। जी जी, गोपाल जी, उसको इसलिए उसमें 99% जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं छोटे हैं वो। जी गोपाल जी, एक चीज जरा मुझे भी समझने में दिक्कत हो रही है, आप खुद जी गोपाल जी, एक चीज जरा मुझे भी समझने में दिक्कत हो रही है, आप खुद इकोनॉमिक सेल से आते हैं बीजेपी के। मुझे एक चीज बताइए, जिस समय वित्त मंत्री अपना बजट पेश कर रही थी, उसी समय नीचे खबरें लगातार ब्रेकिंग न्यूज के रूप में आ रही थी, पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा।
देखिए, पेट्रोल डीजल में सेस सरकार ने लगाया है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जो कार खरीदेंगे उसको ये तो कल की बात होगी ना, जेब तो आज खाली होगी गोपाल जी। गोपाल जी, ये बात तो कल की हो गई जब खरीदेंगे, जेब से तो पैसा आज निकल रहा है। देखिए, नहीं तो देखिए, अगर पेट्रोल और कारों का वो रोकना है और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ना है तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी और पेट्रोल के और डीजल की व्हीकल्स को डिस्करेज करना है सरकार को। जो बैटरी कार के लिए बोल रहे हो आप, वो आने के लिए अभी सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने हैं जो 3, 4, 5 साल बाद आएंगे। मेरा मानना यह है कि जो बिजली, जो आपने पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ाया उसमें गरीब तबका और तभी तो रास्ते पे आपने गला तोड़ दिया। आप कह रहे बैटरी रिक्शा आएंगे, जब आएंगे तब देखेंगे ना। पिछले बार भी आपने जो बजट दिए और डीजल केवल और आपने 2 लाख नौकरियां देने के लिए कहा, आप नौकरी की बात क्यों नहीं करते? आप ये बताएं, आप नौकरी की बात क्यों नहीं करते? जो BA MA पढ़े हुए बच्चे हैं वो जाके किसी चपरासी की नौकरी की ढूंढ रहे हैं, उसके लिए तो आपने बात नहीं करी। आप फेलियर सरकार हो, आपने फेलियर बात नहीं करनी। आपने ये बता दिया। अरे आप फेलियर सरकार की बात कैसे कर रहे हैं? बड़े अच्छे काम कर दिया जिस सरकार को इतना बड़ा जनादेश मिला है। चिल्ला के आप बात करेंगे सचिन जी, जिस सरकार को इतना बड़ा जनादेश मिला है, आप ये नहीं कह सकते सरकार का ये दूसरा बजट है और सरकार को इतने विराट जनादेश के बाद सरकार ने अपना बजट पेश किया। आप अभी से फेल्यूर और पास की जानकारी या इस तरह की बातें कर आप भटकाइए मत। गोपाल जी, आप अपनी बात पूरी करिए। सचिन जी, आप रुकिए। गोपाल जी, आप अपनी बात पूरी करिए। सिलेंडर के पैसे ही नहीं है। सचिन जी, आप रुकिए, आपको भी मैं मौका दूंगा। गोपाल जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात है कि स्टार्टअप स्टैंड अप और महिलाओं के लिए मुद्रा लोन में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भी 1 लाख तक का उनके लिए मुद्रा लोन की बात कही है और यहाँ जहाँ तक PSB 59 में 1 करोड़ तक के लोन की बात सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। एंजल टैक्स को फ्री किया है और जो बेनिफिट सरकार ने महिलाओं के लिए विशेष कर दिए जब बैंक में जाएंगे ना, उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर मैं आप पे आऊंगा। जी गोपाल जी, आप बात खत्म करें, मुझे ब्रेक लेना है। अगर आप सोचते हो, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ट्रेड और जो इंडस्ट्री है वो उनको बढ़ावा मिलेगा तो देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। कोई सरकार अपनी जेब में बिना रिसोर्स कलेक्ट किए हुए अपने जेब से कोई नोट छाप के गरीबों को नहीं बांट सकती। यही तो कहना चाहता हूँ। सचिन जी, आप रुकिए। टैक्स लगाना आता है, GST लगाना होता है। मुझे मजबूरन ब्रेक लेना होगा, मुझे मजबूरन ब्रेक लेना होगा। उनकी बात खत्म होने दीजिए, पूरी करिए बात आप। हाँ, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के इनकम टैक्स वालों के ऊपर 3%, हाँ 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के इनकम वालों के ऊपर 3% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है और 5 करोड़ से ऊपर इनकम वालों के ऊपर 7% का एक्स्ट्रा टैक्स लगाया है। टोटल 6,000 करोड़ का इसमें इजाफा सरकार को उसमें होगा। तो हायर टैक्स गोपाल जी, आपसे बहुत सारे सवाल हैं। गोपाल जी, नीचे वालों को ऑलरेडी हमने अप्रैल में 5 लाख तक की छूट दे दी थी। गोपाल जी, आपसे बहुत सारे सवाल हैं। 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख। गोपाल जी, आपसे बहुत सारे सवाल हैं, मुझे एक ब्रेक लेना होगा। मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा, लेकिन हाँ, अपने भाषण और अपने बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह भी कहा था कि पक्षी बगैर एक पंख के उड़ नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे तितलियों पर अगर रख दिए पत्थर तो आखिर तितली उड़े कहां। ब्रेक। आशा, विश्वास और महत्वाकांक्षा और आकांक्षाओं के इस बजट पर कई सवाल हैं। जी हमारे साथ कई ऐसे अर्थशास्त्री भी मौजूद हैं स्टूडियो में, जिनसे आखिर पूछेंगे कि उनकी नजर में ये बजट कैसा। अग्रवाल जी, आपको कैसा लगा ये बजट? देखिए, मेरे को ये बजट अच्छा लगा इस मायने में कि सरकार ने जो आम तबका है, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने उनको कुछ नहीं दिया, परंतु हम ये भूल रहे हैं कि जो पीयूष गोयल जी ने 5 लाख की एक लिमिट दी थी पहले, वो सरकार ने एज इट इज कायम रखी है
आप ये लोन मानते पे हैं कि अंतरिम बजट पर ही आज सरकार की मुहर लगी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं? काफी हद तक कहा जा सकता है, लेकिन सरकार ने उसके अलावा काफी कुछ दिया है। जैसे हमारी कल इकोनॉमिक सर्वे आया था, उसमें सरकार का ये था कि फ्यूचरिस्टिक बजट आएगा। जी। तो मैं समझता हूं काफी हद तक सरकार ने आगे का रोड मैप क्लियर करा है कि सरकार की क्या मंशाएं हैं, वो आगे जाकर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचना चाहती है तो वो क्या क्या करना चाहती है। सरकार ने काफी कुछ प्रपोजल्स दिए हैं जिसमें वो डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। पहले यह था कि सरकारी कंपनियों में 51% ज्यादा सरकारी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, वो भी सरकार ने बात करी है। काफी हद तक मेरे को लगता है कि सरकार आगे चलने का रास्ता खोल रही है और मेरे हिसाब से कोई भी चीज भी छीनी, लोगों के रोजगार भी छीने, लोगों की रोटी भी छीनी। सचिन जी, आप आपने ये भी तो अर्थशास्त्री बताया बोल रहे सर। हैं, ये अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, इनको सुन ले, जनता सुनना चाहती है। मेरे ख्याल से एमएसएमईज के लिए सरकार ने काफी कुछ करा है इस बजट में। जैसे हम बात कर रहे हैं, आज हमें स्टार्टअप्स चाहिए इंडिया में, तो सरकार ने स्टार्टअप्स को एक काफी हद तक एक काफी छूट दे दी है। जो एक एंजल टैक्स का बड़ा इशू हुआ करता था, सरकार ने बोला है कि एंजल टैक्स पे अब आपको कोई आईटी स्क्रूटनी नहीं होगी। मेरे ख्याल से एक वो बड़ा रिलैक्सेशन है स्टार्टअप्स के लिए। उसके अलावा जो 1.5 लाख अगर स्क्रूटिनी नहीं होती है अग्रवाल साहब, तो क्या ये माना जाए कि लोगों के लिए आसान हो जाएगा कर चुराना या करना? नहीं, देखिए चेक एंड बैलेंस कैसे देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें इनकम टैक्स हाथ में, बांध चुके तो वो इतने जीएसटी के बाद इतना व्यापारियों का बुरा हाल है। आप सारी आप थोड़ा अपने माध्यम से तो कर लेने देखें, व्यापारियों का इतना बुरा हाल है, उनको हर तरफ से जकड़ दिया। आप रुकिए, आप रुकिए, आपकी भावनाओं की भी कदर करते हैं, आपको भी मौका देंगे। किसान पहले ये तो बोले, सुसाइड कर रहे थे, जिनका ये काम अब है, मुझे लगता है आप विरोध करने के लिए विरोध मत करिए। इन्होंने ऐसे आप विरोध करने के लिए विरोध मत करिए। जिनका जो काम है, जो जानते हैं, जो करते हैं, वो पहले दर्शकों को समझा दें और बता दें। मैं सचिन जी से मतलब सहमत है, सहमत नहीं हूं, परंतु मैं फैक्ट बता दूं कि जीएसटी आने के बाद शायद मेरे हिसाब से किसी का नुकसान नहीं हुआ है। सर तबके को फायदा ही हुआ है। अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ जीएसटी से आपको फायदा हुआ है। पहले जो चीजें महंगी हुआ करती थी वो सब सस्ती हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हम सरकार के लिए मतलब हम बोलें कि उसने कुछ नहीं किया, परंतु ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5 साल में सब कुछ हो जाए। 28% सचिन भल्ला, सचिन भल्ला, आप रुकिए, आप अभी नहीं, 150 रुपए की आप अभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। सचिन जी, अग्रवाल जी, आप बात पूरी करें, मुझे गुप्ता साहब मैं आपको बता दूं कि 28% जीएसटी की जो आप बात कर रहे हैं वो काफी सारे टैक्सों का समागम है। पहले वो टैक्स शायद 40% हुआ करता था, जो अब 28% आ गया है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार, जैसा गोपाल कृष्ण जी ने बहुत सही बोला कि सरकार की जेब में कोई पैसे रखे नहीं है, उसे कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करके तभी डालना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। अग्रवाल साहब, मैं आपसे पूछूंगा, इस बीच में गुप्ता साहब को लाना चाहता हूं। गुप्ता साहब, आपकी नजर में बजट कैसा लगा आपको? देखिए कि बजट जो है इसमें सब तबकों का ख्याल रखा गया है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधाएं हैं, जैसे जल, बिजली, रोड, मेट्रो रेल, इस प्रकार की जो चीजों के लिए जो प्लानिंग की गई है या इनको लोगों को मुहैया कराने के लिए किया गया है, तो सब चीजों का प्रावधान इसके अंदर है। बिजली का है कि 1 ग्रिड 1 नेशन। इसी प्रकार बैंकों के बारे में बताऊंगा कि आज से 2 साल पहले सचिन भल्ला साल में 6% सचिन भल्ला देश के सवाल की भलाई के लिए कम से कम आप शांत रहें। बजट एक ऐसी चीज होती है जो अगले साल के जो प्लानिंग को जो दर्शाया जाता है। 2 साल पहले जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके लिए 2,11,000 करोड़ का एक प्रावधान किया गया था, कैपिटल इन्फ्यूजन, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसकी 2 डोज पहले दी जा चुकी है, 85,000 करोड़ और 48,000 करोड़। अब इसके अंदर 70,000 करोड़ और दिया जा रहा है। कुछ बैंक ऐसे थे जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर चले गए थे और कैपिटल एडिक्वेसी उनकी मीट आउट नहीं हो पा रही थी बेसल कमेटी 3 के अनुसार। अब उनको भी और एक और डोज दी जा रही है। तो पब्लिक सेक्टर बैंकों को बचाने का भी एक सरकार की तरफ से पहल की गई है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक इतने वर्षों के अंदर अपने बैंकों को एनपीए को लेकर भी जिक्र था गुप्ता साहब की, बैंकों के जो एनपीए हो रहे हैं उनको लेकर भी देखिए क्या कि जैसे बैंकों में पैसा ही नहीं है सर, बैंकों में पैसा नहीं है। बजट में दावा किया गया है, बजट में बताया गया है पैसे दे देकर इंडिया से बाहर भगा दिया है, उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। सचिन भल्ला जब कोई बात कर रहा है, सचिन भल्ला आप इसके एक्सपर्ट नहीं, सचिन भल्ला आप इसके एक्सपर्ट नहीं, उन्हें बात पूरी करनी। इंसॉल्वेंसीज एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत 4 लाख करोड़
के जो एनपीए रिड्यूस किए गए हैं और साथ ही साथ पिछले 1 साल के अंदर 1 लाख करोड़ के एनपीए को डाउन कर दिया गया है। ये सब आज इस बजट के अंदर एक दावा किया गया है। तो एनपीए है जो रिडक्शन की तरफ जा रहा है और उसी प्रकार जो बैंकों का जो कार्यकाल जो उनकी श्रेणी है वो काफी बढ़ती भी जा रही है। तो इस बजट के अंदर इन चीजों के बारे में भी बताया गया है। जी जी गुप्ता साहब, आमतौर पर मुझे याद आता है कि मोदी सरकार पार्ट 1 के पहले 2 बजट आया करते थे, एक होता था रेल बजट और दूसरा वित्तीय बजट। लेकिन आप ये देखिए कि वित्त बजट के चक्कर में रेल गायब हो गई है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर रेल को क्या मिला, क्योंकि रेल बजट पे भी दुनिया की नजरें होती हैं, देश की नजरें होती हैं, क्योंकि ये सबसे लोकप्रिय रेल बजट होता रहा है। लेकिन मोदी सरकार के बाद कई मायने बजट के बदल दिए गए। जी, एक मन में मेरे सवाल है, हालांकि सारे देश के वो सवाल हो सकते हैं और देश का सवाल में मेरा सवाल मुझे ऐसा लगता है आपसे पूछना चाहिए। 59 मिनट में 1 करोड़ रुपया कैसे मिलेगा और कितने अभी दिए गए हैं? देखिए, यह जो स्कीम है 59 मिनट में, यह है कि आप एलिजिबिलिटी आपकी तय करते हैं, आप वो डॉक्यूमेंट पूरे कर देंगे तो उसके बाद इस पोर्टल में आपके आप उस डॉक्यूमेंट को पूरे करके इस पोर्टल में डाल देंगे तो 59 मिनट्स में वो स्क्रूटनी करके ये बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कंप्लीट हैं, यू आर एलिजिबल लोन लेने के लिए। उसके बाद बैंक्स, उनमें से मल्टीपल बैंक्स उस पोर्टल पे जुड़े हुए हैं और आपके लोन एप्लीकेशन को वो पुल अप करेंगे। तो आपको उस हिसाब से जिस बैंक पूरी होगी को उसके वो बाद सही लगता है बहुत अहम सवाल है ये, बहुत अहम सवाल है ये। अगर जी बोलिए आप। दूसरा बात है कि अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको 2% कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलेगा। और अगर आप विमेन एंटरप्रेन्योर है और इसमें पीएसबी 59 में आपको जेम के थ्रू और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू आपको ऑर्डर का प्रोक्योरमेंट के हिसाब से ऑर्डर भी मिलेगा। कई फैसिलिटी है, 12 फैसिलिटी सरकार ने पीएसबी 59 के तहत दी हुई है। आपके बिल डिस्काउंटिंग की फैसिलिटी है, ट्रीट्स के। गोपाल जी, हमारी सरकार क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी को यूज करके ट्रांसपेरेंट सिस्टम और फास्ट एफिशिएंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का कर रही है। हमारे देश में गोपाल जी, बहुत थी, गोपाल जी, नियत और सोच और दूरदर्शिता तो बहुत अच्छी है। ट्रांसपेरेंसी नहीं गोपाल जी, करप्शन था। गोपाल जी, नियत, सोच और दूरदर्शिता बहुत अच्छी है, इसके लिए आपको, सरकार को, सबको बधाई। लेकिन जब बैंक अधिकारी एक एक कागज में जो मीन मेख निकालते हैं, उससे आम इंसान की जो धारणा है ये केवल कागजी दिखाई देती है। देखिए, अगर क्रेडिट ऑफटेक की आप फिगर देखो, पिछले साल 13.5% की ग्रोथ क्रेडिट में हुई है। बैंकों के सारे प्रॉब्लम सरकार ने आईबीसी और एनपीए के थ्रू, अभी आपके पैनल में उन्होंने बताया कि 4 लाख करोड़ का बैंकों का फंसा हुआ पैसा जो पिछली सरकारों ने दिया था गलत ढंग से, उसको हम रिकवर करने में सफल हुए हैं। 1 लाख करोड़ का सेटलमेंट करके आप रिकवरी की है ना, करने में हम सफल ब्याज छोड़ा, 12 लाख करोड़। और नहीं बता रहे आपने 4 लाख करोड़ दिखा दिया। सचिन भल्ला, बहुत अहम सवाल है ये। और लोगों को ब्याज छोड़ के सचिन भल्ला छोड़ने के बाद आपने पैसे सचिन भल्ला, ये बहुत अहम सवाल है, उनको जवाब देने दीजिए। दर्शक ये जानना चाहते हैं कि सरकार की जो नियत है गरीबों के लिए क्या अरे किया, आप तो उनको बोलने दीजिए ना। ना पढ़ के आइए ना प्लीज आप। जी, गोपाल जी अपनी बात पूरी करें। आपको इकोनॉमिक्स की एबीसीडी पता नहीं है। नोटबंदी में बिना तथ्यों के आधार पर शुरू से डॉक्टर दत्ता, सचिन भल्ला, नहीं जा सकता। डॉक्टर दत्ता, गोपाल अग्रवाल जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, सचिन भल्ला, ये सचिन सही भल्ला, जा सकता है। अरे आप देश के बजट के बारे में आप रुकिए। डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, आप रुकिए। अरे आप रुकिए, आप रुकिए, आप रुकिए। अरे गोपाल जी को बोलने दीजिए। डॉक्टर दत्ता, डॉक्टर दत्ता, गोपाल जी, गोपाल, मैं आपकी आवाज डाउन कर दूंगा, मैं आपकी आवाज डाउन कर दूंगा, मैं आपकी आवाज डाउन कर दूंगा। रुकिए, देश का सवाल है, 59 मिनट में 1 करोड़ रुपया आप मजाक समझते हैं? वो अपनी सफाई दे रहे हैं तो सुनिए।
वो दत्ता जी अग्रवाल जी, 59 मिनट में 1 करोड़ अग्रवाल जी देखिए पीएसबी 59 में सरकार ने 12 सहूलियतें दी है, केवल लोन की बात नहीं है उसमें। अब जो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उन सबको अपना 500 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर वालों गोपाल जी, मैं आपके पास अपना आऊंगा जो इस भी पर। माल मेरे साथ जो यहाँ पर अर्थशास्त्री बैठे हैं उनकी भी राय लूंगा, लेकिन उससे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या नए बजट से देश में क्रांति आएगी। पीएम ने आज संसद में पेश बजट को विकास का पावर हाउस बताया है, मगर विपक्ष ने बजट पर सवाल खड़े किए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम सुनते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने बजट पर क्या कुछ कहा है। First of all, no new initiative, nothing new. Simply, they are trying to project an India which maybe appeared as an El Dorado for all. जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का एक सपना है, वहां तक कैसे पहुंचेंगे, ये सवाल उठता है। कारण एक है कि $5 ट्रिलियन पहुंचने के लिए 87% ग्रोथ की जरूरत पड़ेगी 5 साल में, यानी आए साल 14% जीडीपी को बढ़ना पड़ेगा। अभी 7% है, 14% लगातार 5 साल बढ़ेगा तब कहीं पहुंचेगा। तो मुझे इसमें कुछ ज्यादा इसमें कुछ कहने के लायक है नहीं। देखिए, युवाओं के रोजगार पर इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया, जबकि सबसे ज्यादा उम्मीद युवाओं को थी। बुजुर्गों को राहत देने की उम्मीद थी, उनके लिए कुछ नहीं कहा गया इस बजट में। महिलाओं की सुरक्षा पर बजट में कुछ नहीं। सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों को टैक्स में राहत देने पर बजट में कुछ नहीं। और सबसे ज्यादा किसानों को जो उम्मीद थी कि उनकी आय को दोगुना करने की तैयारी करेगी सरकार 2022 तक, तो उसमें तैयारी तो कुछ दिखती नहीं इस बजट में। तो सभी वर्गों को निराश करने वाला ये बजट है, टैक्स का अतिरिक्त भार देने वाला ये बजट है, और सरकारी कंपनियों को बेचने की तैयारी वाला ये बजट है। जो ये योजना उन्होंने लागू की है, नारी टू नारायणा, हर महिलाओं को 1 लाख तक सुविधाएं ये लोन पे ये सरकार देगी। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति की, महिला की सोच रख के उन्होंने ये बजट पेश किया है, और अभिनंदन करना चाहूंगी मैं सीतारामन जी का। यह भी एक परंपरा है कि सरकार बजट पेश करती है और विपक्ष के नेता अपनी अपनी राय, अपनी अपनी सोच और बजट पर मीन मेख निकालना उनकी फितरत और आदत दोनों है। लेकिन लोकतंत्र में सबके लिए जगह है, यही खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की भी है। मैं ब्रेक के पहले, ये बाइट सुनाने के पहले मैं बात कर रहा था कि क्या 59 मिनट में 1 करोड़ रुपया मिलेगा क्या। मेरे साथ अर्थशास्त्री मौजूद है। अग्रवाल जी, क्या इतना आसान है कि 59 मिनट में बैंक 1 करोड़ रुपया दे देगी जो जाएगा? मेरे ख्याल से इसके लिए कुछ भी कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी बजट में एक प्रपोजल दिया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। हम देखते हैं कि उसके लिए सरकार उसके लिए क्या सिस्टम्स और प्रोसीजर बनाती है। परंतु जैसे गोपाल जी ने बोला कि अगर 59 मिनट में अगर हम स्क्रूटनी करके और बैंक को फॉरवर्ड भी कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से एक सराहनीय कदम है। परंतु मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगा कि अगर बैंक उसमें थोड़ा समय लगाता भी है और उसकी स्क्रूटनी करता है तो शायद आज हमारे लिए उसकी जरूरत है, क्योंकि आज एनपीएज इतने बढ़ चुके हैं कि अगर वो बैंक नहीं करेगा तो शायद हमारी इकोनॉमी और डिफ्लेट हो जाएगी। तो हम जल्दबाजी नहीं करके देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, कैसे होगा। तो अभी हमें शायद इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मनीष जी, दत्ता जी को साथ ले जाएंगे तो 59 मिनट में आपको 1 करोड़ मिल जाएगा। सचिन भल्ला एक अर्थशास्त्री और हैं, मुझे उनकी राय लेनी है। ये बहुत गंभीर चर्चा है, देश का बजट है, देश के आय और खर्च का ब्यौरा है। गुप्ता साहब, इसके अंदर जो है पोर्टल के ऊपर जो बारोवर है उसको अपने इनपुट्स डालने पड़ेंगे, और पोर्टल के ऊपर जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो उसको जानकारी उसके अंदर जब डालने के बाद में वो जो जानकारी है वो बैंकर के पास पहुंच जाएगी, और बैंकर उसके ऊपर डिसीजन लेगा कि उसको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो उसको स्कैन करके डालेगा। तो जैसे बैंकर के पास हो जाएगा उसके बाद डिसीजन लेने के बाद वो उसको बोलेगा कि आप बैंक में आइएगा, और उसका पूरा अप्रेजल जो किया जाएगा इस प्रकार से वो नहीं। लेकिन आपको ये संभव लगता है कि ये इतना आसान है कि 1 घंटे में 1 करोड़? देखिए, 1 करोड़ तक के प्रपोजल उसके अंदर पोर्टल के अंदर मान्य होंगे, और पोर्टल के ऊपर जितनी भी जानकारी है वो तो आपको भरनी पड़ेगी। तो वो जो गुप्ता साहब, एक और सवाल, सिक्कों को लेकर बात हो रही है। सिक्कों को लेकर कई लोगों के मन में पशुपेश और एक संभ्रम सा है कि ये सिक्के जब नए आ जाएंगे तो क्या पुराने सिक्कों का क्या होगा? ये जो नए सिक्के जो जारी किए जाएंगे 1, 2, 5, 10, 20 रुपए के,
ये सिक्के मार्च के महीने में प्रधानमंत्री जी ने रिलीज किए थे। इनके अंदर एक विशेष जो चीज है वो ये है कि ये नेत्रहीनों के लिए सिक्के बनाए गए थे। ब्रेल के हैं। ब्रेल वाले। सूरदास तो आज तक ऐसे सिक्के कभी आए नहीं है अर्थव्यवस्था के अंदर, और अब वो प्रचलन के अंदर जो सिक्के आ जाएंगे वो है। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो पुराने सिक्के इन सिक्कों के आने के बाद खत्म हो जाएंगे, वो तो चलते रहेंगे। वैसे सिक्कों की लाइफ बहुत होती है। डॉक्टर दत्ता, युवा होंगे खुशहाल, ऐसा प्रधानमंत्री कहते हैं। कैसे खुशहाल होंगे? आपको क्या लगता है, युवा को खुश करने वाली क्या चीज आपको दिखाई दी? बहुत सारी चीजें हैं। आज आपको मैंने एक व्हाट्सएप पे मैंने एक मैसेज किया था, देश को बताना है डॉक्टर, 8-9 पॉइंट्स के साथ। उसी पे से एक ये भी एक पहलू है जिसके बारे में आपने सवाल किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवाओं की सक्षमता के लिए बौद्धिक सक्षमता बहुत जरूरी है, आर्थिक सक्षमता के साथ साथ। बौद्धिक सक्षमता तब होगा किसी भी उभरता हुआ युवा का जब उसे एक संतुलित एजुकेशन और सही एजुकेशन मिलेगा, जो ना ही आधुनिक है पर उसके साथ साथ तमाम जितने सारे हमारे पारंपरिक चीजें हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए। आज भी एजुकेशन लोन एक समस्या है, बड़ी समस्या है। इतने आसानी से नहीं मिलते एजुकेशन लोन। मैं बहुत शहरी इलाके में मिल भी जाए, ग्रामीण बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे बात कर रहा हूं, तो प्लीज मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिएगा। एजुकेशन को लेके सरकार की गंभीर चिंता है और गंभीर सोच है। पहले बार एक राष्ट्रीय लेवल पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में घोषणा हुआ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में होगा, और उसके साथ साथ स्टडी इन इंडिया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। जब भी कोई सरकार इस तरह की घोषणा अगर करती है, नेचुरल है कि स्टडी इन इंडिया अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उसको सक्षम बनाने के लिए उस तरह की नीति और उस तरह की नीयत की आवश्यकता है। मॉडर्नाइजेशन, साइंटिफिक मेथड्स और उसके साथ साथ भारत के तमाम इतिहास। डॉक्टर दत्ता, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है। डॉक्टर दत्ता, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद भी देश का सवाल जारी है कि आखिर किसको क्या मिला, और लाल पोटली से निकलने के बाद किसकी जेब भरी। जेबों में मुट्ठी में बंद लेकर आशाओं को लेकर लोग बड़ी आशा से टकटकी लगाए देख रहे थे। पर आज अभियान जिन्होंने शुरू किया, एक तेज तर्रार वक्ता के साथ साथ एक ऐसा विश्लेषक जिसने किसानों की लड़ाई को लेकर रस्तों पर उतरे, और वो लड़ाई और संघर्ष जारी है। आपका स्वागत है योगेंद्र जी। कैसा लगा आपको ये बजट, और किसानों के हित की बात दिख रही है आपको? मनीष जी, आज सुबह जब किसानों ने इस बजट को देखना शुरू किया, मैं उनके साथ एक गांव में बैठा हुआ था, तो उनके मन की जो भावना थी, क्योंकि इन सब ने जम के मोदी जी को वोट दिया था, झोली भर दी थी, तो उनके मन की भावना थी कि आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे। लेकिन जब बजट स्पीच पूरी हो गई तो उसी गजल का जो अंतिम पंक्ति है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रही थी। वो ये थी कि आज की रात बचेंगे तो शहर देखेंगे, बचेंगे तो सुबह देखेंगे, ये हालत हो गई थी। और वो क्यों? वो इसलिए कि किसान को उम्मीद थी कि भाई पूरे देश में सूखा है, सरकार ऑफिशियली मान रही है सूखा है, वित्त मंत्री इस पे 2 शब्द तो बोलेंगी। कम से कम किसानों को मुआवजे की जो रकम सिर्फ 4700 रुपए प्रति एकड़ पे इतने सालों से अटकी हुई है, इसको बढ़ा के 10,000 कर देंगी। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने सूखे पे। उम्मीद थी कि कल ही सरकार ने माना है कि भाई किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है, 71% जो फसल है वो एमएसपी के नीचे बिक रही है, तो उम्मीद थी कि वित्त मंत्री कहेंगे कि ठीक है हम इसको सुधारने की ये व्यवस्था करते हैं और इसके लिए कुछ ज्यादा पैसा देते हैं प्रोक्योरमेंट के लिए। एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। उम्मीद ये थी कि पीएम किसान योजना, जिसका इतने गाजे बाजे से स्वागत हुआ था, घोषणा हुई थी, उसमें जो गरीब है, जो बटाई की खेती करता है, जो ठेके पे बटाई की खेती करता है, जो ठेके पे जमीन लेके खेती करता है, उसका भी नंबर आ जाएगा, उसको भी 4 पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कोई जिक्र तो आप छोड़ दीजिए। जो अधिक किसानों को लाने के लिए सरकार ने स्वयं कहा कि अधिक पैसे की जरूरत है, वो भी इस बजट में नहीं दिया गया है। किसी ने नोटिस नहीं किया। प्रधानमंत्री ने बाहर आके बोला इस योजना के लिए अब हमें 75 नहीं 87 करोड़ देने पड़ेंगे, लेकिन बजट में 75,000 करोड़ लिखा हुआ है। और सबसे ज्यादा निराशा इसलिए हुई
कि किसान की आय दोगुना करने की जो स्कीम थी 6 साल की, उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे हम आ गए हैं। कम से कम इतनी उम्मीद तो थी कि चलो अब वो एक रिपोर्ट तो देंगे कि भाई 3 साल में हमने इतना कर लिया है, अगले 3 साल में ये करेंगे। थोड़ा ईमानदारी से बताते कि भाई 3 साल में नहीं हो पाया, अब 6 नहीं, हमारे को 7-8 लगेंगे, 8 साल लगेंगे, 9 साल लगेंगे, लेकिन उसका कोई जिक्र तक नहीं। इसलिए ये बजट कम से कम किसानों के लिए तो जीरो बजट है। नहीं, लेकिन गांव गरीबी दूर करने की बात जो सरकार ने की है योगेंद्र जी, इसमें आपको कहीं तथ्य दिखाई देता है? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि ये बजट गांव गरीब किसान और मेरा राष्ट्र बनेगा महान। मनीष भाई, बजट को कभी भी देखना हो, बजट एक कविता नहीं है। कविता में आप कहते हैं आह क्या बात कह दी, वाह, बस हो गया मामला पूरा। बजट कविता नहीं होती है, बजट कोई ललित निबंध नहीं है जो आप कहते हैं वाह इतना ध्यान दिया इस प्रश्न पे, वो तो है। बजट को नापा जाता है कि आप किसी मुद्दे पे कितना पैसा देते हैं, कितना रोकड़ देते हैं। बही खाता है, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बही खाता है। बही खाते के अंदर आप उसकी कविता नहीं देखते, आप रकम देखते हैं। और जब आप रकम देखते हैं तब आपको पता लगता है कि दरअसल इसके लिए कोई बढ़ाने का प्रस्ताव ही नहीं। जैसे मैंने कहा, किसान सम्मान निधि जिसमें सरकार स्वयं जो परिवर्तन कर चुकी है, जिसको बढ़ा चुकी है, और मैं इसका स्वागत करता हूं, उसके लिए जो पैसा चाहिए था वो तक नहीं दिया गया है। बात हुई परंपरागत कृषि की, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया परंपरागत कृषि का पैसा 360 करोड़ पहले था, उसे घटा के 320 करोड़ कर दिया गया है। बात होती है मत्स्य पालन की, इसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, आपको पता है इसका बजट कम हो गया है। तो बजट को नापने का केवल ये तरीका है। बजट को अगर हम डायलॉग से नापना शुरू करें फिर तो यही होगा कि पैसा किसी को मिलेगा, सारे सुंदर डायलॉग किसी और को मिल जाएंगे। मैं कहना चाहता हूं हमें सुंदर डायलॉग किसानों को मत दीजिए, पैसा दे दीजिए, बस उतने से काम चल जाए। योगेंद्र जी, एक डायलॉग सारे आप पूंजीपति कारपोरेट को दे दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। योगेंद्र जी, काफी समय से, लगभग 3 दशकों से आपके विश्लेषण को हम लोग देखते, सुनते और साझा करते आए हैं। कांग्रेस के समय एक नारा होता था, खाता न बही, जो चचा बोले वही सही। इस बही खाते में आपको क्या दिखाई देता है? ये सीताराम केसरी जी के जमाने में चला करता था नारा, सही याद दिलाया आपने। और मैंने उसका प्रयोग करते हुए आज कहा कि देखिए, निर्मला सीतारामन जी देश की पहली महिला वित्त मंत्री, बहुत उम्मीद थी मुझे, और मुझे लगा कि ये जो मर्द राजनेताओं का स्टाइल होता है, चालाकी से 2 नंबर के बात कर देना, उससे अलग हटके वो बिल्कुल फ्रैंक तरीके से रखेंगे। देखिए, इस देश की ये स्थिति है, मैं इतना दे सकती हूं, इतना नहीं दे सकती हूं। 4 महीने पहले हमने बजट पेश कर दिया है, नया बजट पेश करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे 2-3 और चीजें कहनी है, इतना कर दूंगी। वो कर सकती थी, इतनी फ्रेश शुरुआत होती, सारा देश सैल्यूट करता, कहता देखिए महिला वित्त मंत्री बनी, क्या ईमानदारी से बात की है। वो मौका छोड़ दिया और उनके पूरी स्पीच के बाद मुझे लगा ना खाता ना बही, जो निर्मला जी कहें वो सही। योगेंद्र जी, पाकिजा का वो गाना याद आता है, अगर आज की रात बतेंगे तो कल शहर देखेंगे। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए अब हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर उनकी नजर में ये कैसा है बजट। तोमर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे कार्यकाल के पहले बजट को लोग अंतरिम बजट का एक्सटेंशन ही बता रहे हैं, आप इसे क्या नया बता रहे हैं? केंद्र सरकार का 2019 का बजट यह गांव, गरीब और किसान की तस्वीर बदलने के लिए पूरी तरह समर्पित है। मैं इस बजट का बहुत स्वागत करता हूं। हमारा देश तेजी से आगे बढ़ने वाला देश है, इसलिए इस बजट को अगर आप देखेंगे तो यह बजट हिंदुस्तान के बासिंदों की बुनियादी समस्याओं को भी हल करता है, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए भी इसमें प्रावधान किए गए हैं और देश में ट्रांसपेरेंसी बढ़े, आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़े, कृषि के क्षेत्र में
किसान की आमदनी दोगुनी हो, ग्रामीण क्षेत्र में अधोसंरचना की सभी सुविधाएं गांव के लोगों को प्राप्त हों, सिंचाई के साधन बढ़ें, पीने का स्वच्छ पानी मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास तेजी के साथ हो और हम तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति योगदान कर सके, इसके लिए व्यक्ति सक्षम बने, इन सब विषयों को लेकर यह बजट मैं समझता हूं बहुत उचित है। दूसरा सवाल आपसे तोमर साहब यह है कि आप ही के मंत्रालय से जुड़ा है, गांवों की तस्वीर बदलने के लिए आपको क्या लगता है कि इस बजट को आप कैसे देखते हैं कि कैसे बदलेगी गांव की तस्वीर और आएगा रामराज? हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। दुर्भाग्य से एक लंबे कालखंड तक कृषि सरकार की प्राथमिकता पर नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में शपथ ग्रहण की थी, तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए समर्पित रहेगी और तब से इनके नेतृत्व में एक कोशिश की गई कि किसान की माली हालत सुधरे और गत 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसान की आमदनी 5 वर्षों में दोगुनी होनी चाहिए। जी। पिछले वर्षों में आपने देखा होगा कि इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो वर्षों तक नहीं उठाया गया, वो किसान की फसल में आने वाली लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य उसे मिले। अब कि ये बजट 2.25 घंटे वित्त मंत्री ने सदन में पेश किया, तो 1 घंटे में ओवरऑल बजट पर चर्चा भी आसान नहीं, लेकिन हमने कोशिश की कि हम हर पहलू को छुएं जिसका वास्ता सीधे जनता से हो। नारी तू नारायणी है, नर अगर तू करनी करे तो नारायण हो जाए, वरना नारी स्वयं अधिकारी है। देश का सवाल आपके पसंदीदा कार्यक्रम में आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।